स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी IITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आपके लिए 38 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 38 क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रेड से। तो वो 38 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह यहाँ पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो आगे जो भी वीडियो जाएगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज्ड फॉर रिवेटिंग और सीमिंग टेपर्ड कोन शेप्ड आर्टिकल्स। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के आर्टिकल्स को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन ए है आपका स्क्वायर स्टेक, वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन बी है आपका हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लो हॉर्न स्टेक, या ऑप्शन डी है आपका बेवल एज स्क्वायर स्टेक, बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है ब्लो हॉर्न स्टेक। आगे आप देखिए इमेज में इस तरह से आपका ब्लो हॉर्न स्टेक इस तरह से दिखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस औजार का नाम क्या है। ये आपको औजार दे रखा है और इसका आपसे नाम पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका डिवाइडर, ऑप्शन बी है आपका इनसाइड कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, या ऑप्शन सी है ओड लेग कैलिपर, विषम लेग कैलिपर, या ऑप्शन डी है आपका आउटसाइड कैलिपर, बाह्य कैलिपर। तो ये जो सही ऑप्शन है इसका आपका है आंतरिक कैलिपर। ये आंतरिक कैलिपर की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज्ड टू ड्रा पैरेलल लाइंस अलोंग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। ऑप्शन ए है आपका इनसाइड कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन बी है जेनी कैलिपर, या ऑप्शन सी है आउटसाइड कैलिपर, बाह्य कैलिपर, या ऑप्शन डी है आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का यूज करते हैं हम इस तरह की लाइंस को खींचने के लिए। यहाँ पे आप देखिए ये जेनी कैलिपर की इमेज आपकी स्क्रीन पे है, इस तरह से दिखता है और इस तरह एज के थ्रू एक पैरेलल लाइन खींचते चलता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। परिपथ की कुल संधारिता की गणना कीजिए। तो देखिए आपको ये दे रखा है परिपथ। यहाँ पे आपका क्या है कि 30 माइक्रोफैरड और एक 10 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड के जो हैं कैपेसिटेंस आपके सीरीज में लगे हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कैपेसिटेंस जब सीरीज में लगे होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट मतलब उनका टोटल जो संधारिता होती है या कैपेसिटेंस होता है वो इस तरह के फॉर्मूले से आपका निकलता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है 1/C इक्वल टू जाएगा C1 कितना है आपका 30 प्लस C2 कितना है आपका 1/10 हो जाएगा, प्लस C3 कितना है फिर 1/30, ठीक है। तो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 10 30 का लासा लेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5/30, 5/30 हो गया। तो 1/C इक्वल टू आ गया आपका 5/30 को इससे काट देंगे तो कितना हो गया 1/6। तो C को यहाँ ऊपर ले आएंगे तो इधर से क्या हो जाएगा 6। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 6, ठीक है। चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है आपका 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिएगा, सीरीज में अगर है तो 1/C इक्वल टू पैरेलल में अगर सीरीज में है तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN एंड सो ऑन से चला जाएगा। और अगर यही चीज़ पैरेलल में जुड़ा है तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ तो आपको सीरीज में जोड़ के पूछ लिया, वहाँ हो सकता है पैरेलल में जोड़ के पूछ ले, तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच टाइप ऑफ कैपेसिटर यूज्ड फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन ए है प्लास्टिक फिल्म टाइप, ऑप्शन बी है सिरेमिक डिस्क टाइप, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम टाइप, या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोलाइट टैंटलम टाइप, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटलम टाइप। हम लोग जो संधारित्र यूज करते हैं। इसका इमेज देखिए आगे देख लेते हैं कैसा होता है। इस तरह से होता है। इसमें देखिए आपका टैंटलम हेडर यहाँ पे लगा होता है, इलेक्ट्रोलाइट तो जो रहता है इस तरह से वो दिखता है, ठीक है। उसका एक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which type of capacitors are used in RF coupling circuit? RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? देखिए इसका ऑप्शन ए है आपका टेंटलम, ऑप्शन बी है मोनोलिथिक, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइटिक या ऑप्शन डी है मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, धातुकृत पॉलीप्रोपिलीन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा मोनोलिथिक। आरएफ सर्किट में हमें इस कपलिंग में मोनोलिथिक टाइप का कैपेसिटर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी? फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए है आपका टेस्ला, ऑप्शन बी है वेबर, ऑप्शन सी है वेबर पर मीटर या ऑप्शन डी है एम्पियर टर्न्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा टेस्ला। बेसिकली जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है? देखिए फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली हमारा होता है B इक्वल टू फाई, अगर हमारा फ्लक्स है तो फाई बाई ए। यहाँ पे फाई क्या है? आपका फ्लक्स है जिसका मात्रक होता है वेबर, ए है आपका एरिया, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ही हम इसको कहते हैं, या इसी वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट अगर टेस्ला है तो टेस्ला पूछा, टेस्ला दीजिए। अगर टेस्ला वहाँ पर नहीं होता तो आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी अगर है ऑप्शन में तो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट? इस श्रेणी परिपथ में R2 में वोल्टेज ड्रॉप का मान बताइए। तो देखिए आपको ये सर्किट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें R1, R2, R3, R4 का आपको वैल्यू दे रखा है और वो सीरीज में जुड़े हैं ऐसा बोल रहा है। तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी जुड़े हैं सबको एक साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा? 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, ये कितना हो गया? 4 3 7 दोनों 1 10, 1000 हो गया। ठीक है, वोल्टेज आपको कितना दे रखा है? 50 वोल्ट है। यहाँ से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है हमारा? I इंटू आर। हमें V पता है, R पता है, तो अभी हमें क्या करना? I निकालना, मतलब करंट निकालना है। तो करंट क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V बाई R। ठीक, V का वैल्यू कितना दिया है आपको? 50। I कितना, R कितना आया आपका? 1000। टोटल सर्किट का R आया 1000। तो I इक्वल टू आपका हो गया 50 को इससे डिवाइड कर देंगे, कितना होगा? 1/20। ठीक, अभी देखिए आपको I का वैल्यू पता चल गया। और चूंकि ये सीरीज में जुड़े हैं तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में जब भी कोई चीज़ जुड़ा होता है रेजिस्टेंस, तो उसमें धारा सब में एक समान बहती है। मतलब आपका R1, R2, R3, R4 सब में 1/20 ही धारा बहेगी। तो अभी यहाँ से आपको क्या निकालना है? R2 में वोल्टेज ड्रॉप। तो हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? V बराबर I इंटू R2। I का वैल्यू आपको कितना मिला? 1/20 इंटू R2 कितना दे रखा है आपका? 200। 20 को 200 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो आपका इसका राइट आंसर कितना होगा? 10। देखते हैं, चलिए आगे आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? रजिस्टेंस सीरीज में है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में है अगर समानांतर में है तो जस्ट 1/1 होते चला जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए राइट आंसर देखते हैं कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये वोल्ट जो लिखा है, हाँ ठीक है 10 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100K ओम रेंज रेजिस्टेंस? 1 ओम से 100,000 ओम बेसिकली ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, ऑप्शन बी है केल्विन ब्रिज मेथड, ऑप्शन सी है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड या ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर एंड एमीटर मेथड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। यहाँ पे आप देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज ये है आपका, इस तरह से होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, नॉर्मली इसे हम रेजिस्टेंस ब्रिज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये 4 रेजिस्टेंस आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें से R हमारा हमेशा R जो है ये अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसकी हमें वैल्यू जाननी होती है। जैसे लिख रहा है ना 1 ओम से 100 किलो ओम, तो इसमें कोई R हमारा लगा हुआ है, मान लो इसको हमें वैल्यू जाननी है, तो R जो है अननोन रेजिस्टेंस होता है। यस हमारा एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, और P और Q जो होते हैं
और रेशियो ऑफ द आर्म जो है वो होते हैं। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला बनता है आपका R इक्वल टू पी एस बाई क्यू, ठीक है, R इक्वल टू पी एस बाई क्यू। इससे आप इसका हमेशा निकाल सकते हैं कितना आ रहा है अननोन रेजिस्टेंस, इस तरह से इसे मेजर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका लंबाई, ऑप्शन बी है रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, ऑप्शन सी है टेम्परेचर तापमान, ऑप्शन डी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। तो हम सबको पता है रेजिस्टेंस, अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पे L आपका लंबाई होता है, A होता है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बटे में है, मतलब ये क्या हुआ, व्युत्क्रम अनुपाती हुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं। यस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वनाइज्ड आयरन, गैल्वनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका रोजिन, ऑप्शन बी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी है सेल एमोनिया, या ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो सही ऑप्शन है आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल। यूजी केबल मतलब अंडरग्राउंड केबल। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। देखिए इसमें ऑप्शन ए दे रखा आपका, यहाँ पे ये एक्स ऐसा है, इसका पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन ए दे रखा आपका जूट फिलिंग, ऑप्शन बी है आर्मरिंग, ऑप्शन सी है लेड सीथ, या ऑप्शन डी है पेपर इंसुलेशन, कागज का इंसुलेशन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा लेड सीथ। चलिए देखते हैं पहले केबल की संरचना क्या होती है। ये देखिए, ये है आपका एक केबल का इमेज, यहाँ पे देखिए बेसिकली, ठीक है, ये केबल का इमेज है आपका, अंदर का संरचना है। ये देखिए सबसे, ये होता है आपका कंडक्टर, ठीक है, ये आप देखेंगे इसके बाद रहता है पेपर इंसुलेशन, ठीक, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिर एक रहता है लेड सीथ, वही आपको यहाँ पे मार्क कर रखा है, देखिए लेड सीथ। इसके बाद एक पेपर बेल्ट भी यहाँ रहता है, फिर लेड सीथ रहता है, फिर हमारा सर्विंग रहता है, ठीक है, तो ये आपका लेड सीथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड, कलर कोडिंग विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन ए दे रखा है 23 गुणे, ये 103 नहीं है, बेसिकली ये 10 की घात 3 है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है आपका देखिए 26 गुणे, तो ये इन सब को आप 10 की घात 3 पढ़िएगा, 10 टू पावर 3, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, 103 नहीं है वो, ये 10 टू पावर 3 है, ये सब 10 टू पावर 4 है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, इसका रेजिस्टेंस का मान निकालना है। यहाँ पे आपको दिया है, देखिए ये एक रेड कलर का बैंड है, एक ब्लू है, और इसके बाद एक ऑरेंज कलर का बैंड है, फिर एक सिल्वर कलर की लाइन है। तो कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस कलर कोड, पहले तो इसको देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर जो आएगा वो हम आपको बता देते हैं। नॉर्मली पहला और दूसरा जो कलर होता है उससे हम डिनोट करते हैं हमेशा फर्स्ट और सेकंड डिजिट को। तो रेड हमारा जो आता है, हम अभी आपको आगे दिखाएंगे, तो पहले ऐसे देख लें, रेड हमेशा आता है तीसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे सॉरी, तो उससे हम क्या लिखेंगे, 2 लिख लेंगे। ब्लू हमारा आता है 6 नंबर पे, तो 6 लिख देंगे गुणे। ऑरेंज हमारा आता है हमेशा 3 नंबर पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 टू पावर 3 लिख देंगे। इस तरह से इसका देखते हैं आंसर क्या आता है। और सिल्वर है मतलब प्लस माइनस 10% का आपका रहेगा टोलरेंस। तो इसका सही आंसर है आपका देखिए 26 गुणे 10 की घात 3, ये बेसिकली आपका 10 की घात 3 है। कैसे आया ये, चलिए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आपसे पूछे, इसी तरह कुछ भी कलर देके आपसे वो पूछ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक, आपको रेड ब्लू ऑरेंज दे रखा था। बेसिकली रेजिस्टेंस कलर कोडिंग के लिए ये इतने हमारे कलर होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, इन सबको 0 से लेकर 9 तक हम अंकित करते हैं। और इसके बाद गोल्ड सिल्वर कलर की लाइन होती है, जिसका हमारा मतलब होता है टोलरेंस, यानी कि इतने परसेंटेज का इसमें टोलरेंस हो सकता है। यानी अगर कुछ है 100 ओम आता है और गोल्ड कलर दिया हुआ है, मतलब वो 105 भी हो सकता है और 95 भी हो सकता है, मतलब 5% का टोलरेंस रहता है। तो देखिए हमारा क्या दिया था, रेड दिया था,
ये रहा यहाँ पे आपका रेड 2 नंबर पे, दूसरा कलर आपको ब्लू दिया था, ठीक है, ये रहा आपका देखिए ब्लू 6ठे नंबर पे, तीसरा कलर आपको ऑरेंज दे रखा था, ये रहा आपका ऑरेंज तीसरे नंबर पे। तो हमने क्या कहा था यहाँ पे देखिए, जो पहला कलर होता है वो हमेशा फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। दूसरा कलर जो होता है वो हमेशा होता है सेकंड डिजिट, और तीसरा कलर जो होता है वो होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, 10 0 है तो 10 टू पावर 0, 1 है तो 10 टू पावर 1, और जो चौथा कलर होता है वो होता है आपका टॉलरेंस, ठीक है। यहाँ पे दे रखा देखिए, अगर गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है 10%, अगर नहीं है कुछ तो प्लस माइनस 20% हम उसको मानते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है जो कि ज़्यादातर लोगों को हो सकता है पता होगा, तो आप इन कलरों को याद रख सकते हैं। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। बी मतलब हो गया ब्लैक ब्राउन, रॉय हो गया रेड ऑरेंज और येलो, ग्रेट का मतलब हो गया ग्रीन, ब्रिटेन का मतलब हो गया ब्लू, और वेरी गुड वाइफ, वेरी का मतलब हो गया वायलेट, जी का मतलब हो गया ग्रे, एंड वाइफ मतलब डब्लू हो गया वाइट। इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिए इसको, क्योंकि आपके सिलेबस में है तो क्वेश्चन तो इससे आना तय है लगभग, तो ठीक है। तो कहीं पे भी जब आपको इस तरह कलर कोडिंग दिया रहे तो जो पहला कलर दिया है और दूसरा कलर दिया है उसको हमेशा पहला और सेकंड डिजिट मानिए, ठीक है। मान लीजिए आपको पहला ब्लैक दिया है तो 0 हो गया, और मान लो दूसरा कलर आपको ऑरेंज दिया है 3 हो गया, 3 हो गया। तीसरा कलर मान लीजिए आपको ब्लू दे रखा है तो क्या हो जाएगा 3 × 10 टू पावर, अब ब्लू किस कलर पे है 6 नंबर पे है तो 6। आगे मान लीजिए आपको कुछ नहीं दिया है तो प्लस माइनस 20%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ देख रहे हैं 12 लिखा है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है या इससे रिलेटेड कुछ डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं सर हमें यहाँ पे दिक्कत लगी है इस क्वेश्चन में, हम और भी बेहतर या सेपरेट इस पर आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको रेजिस्टेंस कलर कोडिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि हमने कोशिश की है कि सारा का सारा आपको यहाँ पे समझाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर फॉर साइनसॉइडल एसी? ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है 1.1, ऑप्शन सी है 2.2, ऑप्शन डी है 4.4। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा 1.1। एसी साइनोसॉइडल जो होता है हमारा फॉर्म फैक्टर उसका हमेशा 1.1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सिंपल सा याद रखिए, वैल्यू आ जाए तो लगा दीजिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्ट? 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? ऑप्शन है आपका देखिए 380 वोल्ट, ऑप्शन बी है 400 वोल्ट, ऑप्शन सी है 415 वोल्ट, या ऑप्शन डी है 440 वोल्ट। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा 415 वोल्ट। चलिए देखते हैं कैसे हुआ। हमारा एक्चुअली जो लाइन वोल्टेज होता है वो हमेशा इक्वल टू होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज, ठीक है। तो फेज वोल्टेज आपको दे रखा है कितना 240 वोल्ट, तो √3 इंटू 240, इसको जब आप करेंगे तो आपको ये 415 वोल्ट ही मिलेगा। करके आप देख सकते हैं बिल्कुल कैलकुलेशन। फॉर्मूला है आपका लाइन वोल्टेज इक्वल टू, इसको चाहे आप VL भी कह सकते हैं, VL इक्वल टू √3 इंटू VPH, ठीक है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक ना एक क्वेश्चन अक्सर इस तरह से आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ? ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। पहला है करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, दूसरा है करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, तीसरा है करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, और चौथा है आपका वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा सी, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ हम जानते हैं हमेशा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच संबंध बताता है। इस तरह से आप जो इसको पढ़ते हैं देखिए एक ट्रायंगल की V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ से ही आता है। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आपकी देखिए, V है आपका वोल्टेज, I है आपका करंट और R है रेजिस्टेंस, यही 3 चीज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच इफेक्ट कॉजेज बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड? द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? ऑप्शन है हीटिंग, ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी है लाइटिंग, प्रकाशीय प्रभाव, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक, चुंबकीय प्रभाव, या ऑप्शन डी है केमिकल, रासायनिक प्रभाव, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रासायनिक प्रभाव। द्रव में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको रासायनिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द सर्किट? परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? देखिए ये आपको सर्किट दे रखा है, इसमें क्या किया है आपको 1.5 वोल्ट का 1 2 3 4 5 6 1.5 वोल्ट की 6 बैटरीज को एक साथ समांतर में यानी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है।
तो हम सभी जानते हैं कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो भी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट होता है उसका जो टोटल वोल्टेज होता है हमेशा वो सिंगल वोल्टेज के बराबर ही होता है। मतलब आपका अगर 2 वोल्ट की 10 बैटरी समांतर में कनेक्ट है तो उसका जो तुल्यकाली वोल्टेज मतलब टोटल वोल्टेज होगा वो 2 वोल्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, सॉरी वोल्टेज जो होता है सिंगल जो सेल होती है उसका इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट के 6 कनेक्टेड हैं तो टोटल वोल्टेज भी इनका कितना होगा 1.5, ठीक है, तो 1.5 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। सीसा अम्ल बैटरी में हार्ड सल्फेशन दोष को कैसे पहचाना जाता है। देखिए इसका ऑप्शन है आपका चेंजिंग विद न्यू इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी है रिप्लेसिंग विद न्यू इलेक्ट्रोड, नए इलेक्ट्रोड से बदल के, ऑप्शन सी है आपका रिचार्जिंग द बैटरी फॉर लॉन्गर पीरियड एट लो करंट, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके, या ऑप्शन डी है आपका रिचार्जिंग द बैटरी फॉर शॉर्ट पीरियड एट हाई करंट, बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः आवेशित या चार्ज करके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा बैटरी रिचार्जिंग द बैटरी फॉर ए लॉन्गर पीरियड एट लो करंट। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है इसका, कि बैटरी को कम धारा में लंबे समय तक चार्ज करके हम रेक्टिफाई कर सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है, क्या उपयोग है। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर कनेक्शन, ऑप्शन बी है लाइटिंग सर्किट इन होम, घरों में प्रकाशीय परिपथ, ऑप्शन सी है शंट रजिस्टर इन एमीटर, एमीटर में शंट प्रतिरोध, या ऑप्शन डी है मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो देखिए वोल्ट मीटर संयोजन नहीं होगा, घरों में ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल में होता है, शंट रेजिस्टेंस ये भी हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध हमेशा सीरीज में प्रयोग करके उसकी रेंज को बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। ये आपका माइक्रोमीटर दिया हुआ है, इसका रीडिंग पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए देखिए दे रखा है आपको 5.05 mm, ऑप्शन बी है 5 mm, ऑप्शन सी है 4.55 mm, या ऑप्शन डी है 4.05 mm। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा 4.55 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सस्केप्टेंस, ठीक है, सस्केप्टेंस की इकाई क्या है। इसका देखिए पहला ऑप्शन आपका मो, दूसरा है ऑप्शन बी आपका ओम, तीसरा आपका हेनरी और चौथा ऑप्शन है आपका फैरड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा मो, मो इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन एसी सीरीज सर्किट, एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस वैल्यू, प्रेरकत्व मान में वृद्धि करके, ऑप्शन बी है आपका रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, संधारिता के मान में कमी करके, या ऑप्शन सी है आपका इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, संधारिता के मान में वृद्धि करके, ऑप्शन डी है आपका इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के मान में वृद्धि करके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, ठीक है। क्यों, अच्छा कैसे कर रहे हैं हम बता देते हैं आपको। नॉर्मली जो हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, इसको मान लीजिए हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को FR से डिनोट करते हैं, ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के, ठीक है। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यानी L और C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। तो हम क्या करेंगे, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब उसका मान हम कम करेंगे तो इसका मान बढ़ेगा, ठीक है। तो हम जैसे ही कैपेसिटेंस का मान कम करते हैं, चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो उसका मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और बाकी हमारे ऑप्शन सही नहीं होंगे क्योंकि ये उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन एन AC सर्किट, AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन आपका PR बराबर VI, ऑप्शन बी है PR बराबर √2VI, या ऑप्शन सी है आपका PR बराबर VI cos थीटा, या ऑप्शन डी है आपका PR इक्वल टू VI sin थीटा। रिएक्टिव पावर जो होता है हमेशा VI sin थीटा होता है, तो आपका डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन ए 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या है।
ऑप्शन ए आपका दे रखा है 0, ऑप्शन बी है 1 या ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन डी 0.8। इसका जो सही ऑप्शन होगा होगा 1। हमेशा एकल शक्ति गुणांक होता है इस तरह की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट? प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है? ये देखिए आपको ये प्रकाशीय परिपथ एक दे रखा है, इसका नाम पूछ रहा है आपसे। इसका ऑप्शन है देखिए दिया है टनल लाइट वायरिंग, सुरंग प्रकाश वायरिंग। ऑप्शन बी है कॉरिडोर लाइट वायरिंग, गलियारा प्रकाश वायरिंग। ऑप्शन सी है गोडाउन लाइट वायरिंग, गोदाम प्रकाश वायरिंग। या ऑप्शन डी है आपका स्टेयर केस लाइट वायरिंग, सीढ़ी प्रकाश वायरिंग। तो ये बेसिकली आपका गोदाम का वायरिंग है, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको वायरिंग दे रखा है गोदाम प्रकाश की वायरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज? यह फ्यूज कौन से प्रकार का है? ये देखिए आपको एक फ्यूज दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कौन से प्रकार का फ्यूज है ये। ऑप्शन है देखिए नाइफ एज कार्ट्रिज फ्यूज, चाकूधार कार्ट्रिज फ्यूज। ऑप्शन बी है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई रप्चरिंग क्षमता वाला फ्यूज। ऑप्शन सी है आपका फेरूल कॉन्टैक्ट कार्ट्रिज फ्यूज, फेरूल संयोजक कार्ट्रिज फ्यूज। या ऑप्शन डी है आपका डायस्ड स्क्रू टाइप कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका ये है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम HRC फ्यूज भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे HRC का फुल फॉर्म देके क्वेश्चन को पूछ ले, तो इसको याद रखिए HRC का फुल फॉर्म है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज यूज्ड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ए ड्राई सेल? शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपका जस्ता यानी जिंक। ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है कॉपर या ऑप्शन डी है लिथियम, ठीक है। शुष्क सेल आप सभी लोगों ने यूज किया होगा, जाहिर सी बात है इसका आंसर भी शायद आप जान रहे होंगे या देखे तो जरूर होंगे, हो सकता है आंसर ना याद आ रहा हो। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है कार्बन। चलिए आपको एक शुष्क सेल की इमेज दिखा के समझाते हैं। ये है आपका शुष्क सेल, आपके घरों में प्रायः यूज होता है, लोग डेली बेसिस पे यूज करते होंगे कहीं ना कहीं। इसमें देखिए पहला एक मेटल कैप होता है, फिर एक्सपेंशन स्पेस, जिंक केस होता है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बाहरी परत जो होती है उसकी वो हमेशा नेगेटिव होती है। और जो मेटल कैप है इसके साथ देखिए एक जो ब्लैक कलर का ये जुड़ा हुआ है, यही है कार्बन यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसके थ्रू आपको पॉजिटिव मिलता है हमेशा, और यहाँ नीचे से ये जिंक वाला जो है आपको नेगेटिव देता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव हो गया आपका जिंक, पॉजिटिव हो गया आपका कार्बन। अगर यही क्वेश्चन आपसे हो सकता है पूछ ले, शुष्क सेल में धनात्मक की जगह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में क्या होता है, तो आपका सही ऑप्शन जिंक हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिए, ठीक है। तो संरचना देखिए, इसलिए संरचना समझे रहेंगे आप तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से समझने की कि आपके मन में एकदम से बैठ जाए वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स? विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? नंबर 1 है इंसुलेटेड कंडक्टर, नंबर बी ऑप्शन बी है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, ऑप्शन सी है बेयर कंडक्टर या ऑप्शन डी है 2 कोर केबल, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है आपका बेयर कंडक्टर। विस्तार लाइनों में हमेशा बेयर कंडक्टर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन द वेट ग्राइंडर? वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी आपका कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर या ऑप्शन डी है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस सेल ऑफ ए कॉपर एटम? तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में यानी वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है आपका दे रखा है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 8 या ऑप्शन डी 18, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा आपका 1। कॉपर जो होता है उसके हमेशा बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से देखिए आप कॉपर की संरचना देख सकते हैं, ये है इसका जो बाहरी परत होती है, ये हमेशा होती है बैलेंस बैंड। इसमें आप देखिए कितना दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 होता है, इसीलिए कॉपर एक अच्छा चालक भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार? वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक, मतलब द्वितीयक में स्टार के रूप में क्यों जुड़े हुए होते हैं? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, जरूर इसको ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए दे रखा है टू अवॉइड ओवरलोडिंग, अति भार से बचने के लिए। ऑप्शन बी है टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी है टू रिड्यूस ट्रांसफार्मर लॉसेज, ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए। या ऑप्शन डी है आपका टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन डी, 3 फेज
टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। एक्चुअली हमारा सेकेंडरी स्टार होने से हमें क्या होता है, 3 फेज 4 वायर ईजिली मिल जाता है, इसलिए हम हमेशा सेकेंडरी को स्टार में और प्राइमरी को डेल्टा में रखते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका इस तरह से दिखता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनमो टाइप इंस्ट्रूमेंट। एक इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। ऑप्शन है आपका पावर यानी शक्ति, ऑप्शन बी है करंट धारा, ऑप्शन सी है वोल्टेज, या ऑप्शन डी रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा पावर। इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप जो होते हैं हमेशा वो वाट मीटर होते हैं और उनसे हम शक्ति मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर से ध्यान से देखिए। ऑप्शन है आपका प्रिवेंट्स द मॉइस्चर एंट्री, नमी के प्रवेश को रोकता है। ऑप्शन बी है ट्रांसफर द हीट टू एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। ऑप्शन सी है अलाउ टू रिलीज इंटरनल प्रेशर, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है। या ऑप्शन डी है आपका अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन डी। आपका जो कंजर्वेटर टैंक होता है, जब भी कोई लोड की वजह से कुछ भिन्नता आती है तेल के स्तर में, तो वो एक्सपेंशन करने के लिए वहाँ पे एक लगा होता है। चलिए इसको इमेज में देख के समझेंगे तो आपको सही समझ में आएगा। ये है आपका ट्रांसफार्मर का इंटरनल इमेज, ऑयल टाइप जो होते हैं। यहाँ पे आपके देखिए वाइंडिंग्स रहती हैं, इस तरह से कंजर्वेटर रहता है। तो अगर कभी भी हीट ज़्यादा होती है, कुछ ऑयल का ज़्यादा लेवल ऊपर बढ़ता है, तो कंजर्वेटर टैंक यहाँ लगा रहता है, वो उसके विस्तार की अनुमति देता है, अलाउ कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एसी सिंगल फेज वायरिंग सर्किट। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको इसका आंसर आता होगा, अगर आप सही से थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो। एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। देखिए ऑप्शन ए दे रखा आपका वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आई आर। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ऑप्शन सी है आपका वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आई बाई आर, या ऑप्शन डी है वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आई आर बाई 2। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा आई आर। हम सभी जानते हैं, अक्सर पढ़ते हैं V बराबर आई आर, यही है बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आई इंटू आर। मतलब वोल्टेज ड्रॉप आपका करंट और प्रतिरोध के गुणे, मतलब उसके बराबर होता है, गुणा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है आपका टिन कंटेंट रिड्यूस, टिन का भाग कम हो जाता है। ऑप्शन बी है आपका लेड कंटेंट रिड्यूस, शीशे का भाग कम हो जाता है। या ऑप्शन सी है आपका प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन, स्लग को बनने से रोक देता है। ऑप्शन डी है आपका अनइवन फ्लोइंग इन जॉइंट्स, जोड़ों पर असमान बहाव। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, टिन के भाग को कम कर देता है, बार बार पिघलाने से आपका जो टिन का भाग है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इल्यूमिनेशन सेक्शन से, और जरूर से जरूर एक क्वेश्चन इल्यूमिनेशन से पूछा जाता है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दे रखा है आपका लक्स, दूसरा ऑप्शन है ल्यूमेन, तीसरा ऑप्शन है आपका कैंडेला, ऑप्शन डी है आपका स्टेरेडियन। सही ऑप्शन क्या है, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है। ठीक है, यहाँ से समझेंगे, देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये, ठीक है, यहाँ से देखेंगे ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आपका कैंडेला हो गया। इसमें इस तरह से देखिए क्वेश्चन और बनता है आपसे, ल्यूमिनस फ्लक्स का भी आपसे पूछ सकता है यूनिट, तो क्या होगा ल्यूमेन। ठीक है, आपसे हो सकता है इल्यूमिनेस, इसका पूछ लिया जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। स्टेरेडियन क्या है, या आप जरूर आंसर कीजिए हमें कमेंट में, स्टेरेडियन किसका यूनिट होता है, हम कमेंट में आप लोगों से आंसर की उम्मीद करेंगे। चलिए तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ BIS सिंबल। BIS प्रतीक का नाम क्या है। ऑप्शन ए देखिए लैंप, ऑप्शन बी है टू वे स्विच, ऑप्शन सी है इंटरमीडिएट स्विच, या ऑप्शन डी है मल्टी पोजीशन स्विच। तो इसमें देखिए लैंप का तो सिंबल नहीं है, यहाँ से आप श्योर हो जाइए, तो क्या होगा, देखिए इंटरमीडिएट स्विच है ये, टू वे स्विच भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है आपका सी इंटरमीडिएट स्विच। ये आपको सिंबल दे रखा है, इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे।
ठीक है। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में जो भी है आपका वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और कमेंट्स में अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, या आपको किस और टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो चाहिए, कौन से का और मॉडल पेपर चाहिए, वो आप खुल के कमेंट में हमको बता सकते हैं। आपके जो कमेंट्स आते हैं उन्हीं से हमें आइडिया लगता है कि आप लोग को क्या चीज़ पढ़ना है। तो उस हिसाब से आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। एग्ज़ाम आपके जल्द आने वाले हैं, कोशिश कीजिए एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करने की। थैंक यू, धन्यवाद।